बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम बायो एनर्जेटिक्स है, हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तक हम इसको पढ़ेंगे। जब हम बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, वो ये हैं: A living cell exhibit ceaseless chemical activities। कि एक लिविंग सेल जो होता है वो मुसलसल केमिकल एक्टिविटीज के अंदर रहता है जो कि सीजलेस होती हैं। अब केमिकल एक्टिविटीज को हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था कि ये सम टोटल ऑफ केमिकल एक्टिविटीज आर नॉन एज मेटाबॉलिज्म। आगे चल के देखेंगे मेटाबॉलिज्म, दोबारा हम रिकॉल करेंगे कि मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। इसका एक हिस्सा कहलाता है एनाबॉलिज्म और दूसरा हिस्सा कहलाता है कैटाबॉलिज्म। इसी पैराग्राफ के अंदर हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे। सेल आर लाइक ओपन सिस्टम। सेल ओपन सिस्टम है जी। कैसे ओपन सिस्टम है ये? इस तरह से कि सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लीविंग द सेल ऑल द टाइम्स। हर वक्त सेल के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस एंटर हो रहे हैं और साइड बाय साइड सेल को लीव भी कर रहे हैं। तो सेल के अंदर जाने के लिए या सेल से बाहर जाने के लिए कोई रुकावट मौजूद नहीं है, लिहाजा सेल जो है वो ओपन सिस्टम है। अब हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि सब्सटेंसेस जब किसी भी सेल के अंदर एंटर होते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का। इस प्रोसेस के जरिए से सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस एंटर होते हैं। और साथ में ही चैप्टर 4 में हमने ये भी पढ़ा था कि जब कोई सब्सटेंसेस सेल को लीव करते हैं तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए से लीव करते हैं और उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस का नाम देते हैं, एक्सोसाइटोसिस। इनसाइड सेल, सेल के अंदर सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन एंड द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। हमने अभी कहा कि सेल एग्जिबिट कर रहा होता है सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज, तो ये उसी का कंटिन्यूएशन है कि सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस हर वक्त ब्रोकन डाउन हो रहे होते हैं। तो सेल्स के अंदर अगर किसी चीज़ का टूट फूट का शिकार हो रही हो तो हमने कहा था कि इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। इसमें हमारे पास एक एग्जांपल आती है रेस्पिरेशन की। हम यहाँ देखते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है, चाहे वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तब ग्लूकोज टूटता है और उस ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आती है, पानी वजूद में आता है और साथ में केमिकल एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म के अंदर। हम ऐसा इस चैप्टर्स के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे कि एटीपी क्या होता है और वो कैसे बनता है। एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। सेल्स के अंदर नए सेल्स भी बन रहे होते हैं, नए सब्सटेंसेस वगैरह ही बन रहे होते हैं। जैसे हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का बनना। फोटोसिंथेसिस के अंदर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में क्लोरोफिल की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। और जब सेल के अंदर कोई दो सब्सटेंसेस आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करें तो हम इस प्रोसेस को नाम दे रहे होते हैं एनाबॉलिज्म्स का। तो ये रिकॉल हो गया। यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी रिकॉल हो गई कि जी मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एक्टिविटीज होता है। मेटाबॉलिज्म्स की दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। और यही हमने पढ़ा कि सेल्स के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दाखिल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का, और सेल से मुख्तलिफ सब्सटेंसेस बाहर भी निकल रहे होते हैं और जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से, जिस मैकेनिज्म के तहत वो निकल रहे होते हैं
उस मैकेनिज्म्स को, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्सोसाइटोसिस। अब आगे चलते हैं, बात अब उस तरफ जा रही है जिस पे चैप्टर का नाम रखा गया है बायो एनर्जेटिक्स की तरफ। एनर्जी डिराइव्स ऑल दीज प्रोसेस इन द सेल्स। ये हमने मेटाबॉलिज्म देखा, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस देखा, एक्सोसाइटोसिस की टर्म हमने इस्तेमाल की, कैटाबॉलिज्म की टर्म इस्तेमाल की, एनाबॉलिज्म की टर्म इस्तेमाल की पहले 2 पॉइंट्स के अंदर। तो ये तमाम के तमाम प्रोसेस जिस वजह से हो रहे होते हैं वो हकीकत में सेल्स के अंदर मौजूद एनर्जी होती है, वो एनर्जी डिराइव करती है ऑल दीज प्रोसेसेस। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनर्जी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। सेल एक लिविंग थिंग है, सेल अपनी जगह पर, मिसाल के तौर पर अगर हम अमीबा को कंसीडर करते हैं दैट अमीबा इज अ सेल, तो सेल अपनी जगह पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और स्पेशली लिविंग सेल्स के अंदर एनर्जी 2 फॉर्म में पाई जाती है। पहली फॉर्म होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का लफ्जी मतलब अगर हम देखें तो पता चलता है इससे कि ये है वर्किंग या मूविंग एनर्जी, वर्किंग या मूविंग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डूइंग वर्क। सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब एनर्जी कोई काम सरंजाम दे रही होती है तो हम उसे कहते हैं कि एनर्जी नाउ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी सेल के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक और फॉर्म में पाई जाती है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर या सेल एज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, रिमेन स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ स्टोर्ड एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर इन द केमिकल बॉन्ड्स। अब पोटेंशियल एनर्जी जिस फॉर्म में पाई जाती है वो है केमिकल बॉन्ड्स की फॉर्म में। अब केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमने केमिस्ट्री 9th की केमिस्ट्री में पढ़ा कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, तो इसमें 6 कार्बन मौजूद हैं, 12 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 6 ऑक्सीजन मौजूद हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बाइंड्स होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी असल में उन केमिकल बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में पाई जाती है। जब हम रेस्पिरेशन के जरिए से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बीच में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होते हैं, जब वो टूटते हैं तो हकीकत में उन बॉन्ड के अंदर एनर्जी मौजूद होती है, वो रिलीज होती है और वह एनर्जी फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जिस फॉर्म में वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है उस फॉर्म को हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इज रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी। और फिर वो जब रिलीज होती है तो वो फिर वर्किंग कंडीशन में आ जाती है जिसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, एंड इज रिलीज्ड एज काइनेटिक एनर्जी व्हेन दीज बॉन्ड्स ब्रेक डाउन।